08 सेक्टर 35 चंडीगढ़। समस्या आपकी, समाधान हमारा। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। हरियाणा की संस्कृति के हर रंग, जनता से जुड़ी हर खबर देखिए जनता टीवी पर। इनकी सही जांच होनी चाहिए। ऐसे लोग जांच को प्रभावित करने में सक्षम हैं। इस साए के पीछे क्या कुछ हुआ, हालांकि वो अभी जांच के दायरे में है। ये आजकल का चलन चल चुका है, कुर्सी पाना है तो कुछ भी कर लेंगे। तो यानी मुश्किलें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हैं। बहस हुई, दोनों पक्षों ने काफी जबरदस्त बहस हुई। नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग मैनेजिंग बहुत अच्छी है। कुर्सी का कितना बड़ा लालच है कि कुर्सी के पीछे ही झगड़ा हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं नवजोत। हमेशा कोशिश रहती है कि किसी खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएं। आज भी ये खास मेहमान हमारे साथ हैं। जानेंगे राजनीति के बारे में उनका क्या नज़रिया है और खुद को आज के दौर में राजनीति में कहां देखते हैं। जी हां, मैं बात कर रही हूं कांग्रेस के विधायक और सीपीएस चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी राव दान सिंह जी की। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी, क्योंकि राजनीति में अब कुछ समय आपको हो चला है, राजनीति को किस नज़र से देखते हैं? राजनीति को मैं अच्छी नज़र से देखता हूं, क्योंकि मैंने अपने राजनीतिक जीवन का शुभारंभ छात्र जीवन से किया है। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में जब एलएलबी कर रहा था तो उसमें छात्र संघ अध्यक्ष था, और उस समय से एनएसयूआई के माध्यम और यूथ कांग्रेस के माध्यम से संगठन से जुड़ करके आज यहाँ विधायक के तौर पे आया हूँ। तो मुझे राजनीति का एक, मैं समझ सकता हूँ कि जिस तरह से होना चाहिए, शुरुआत से एक जो अनुभव चलते हैं वो अनुभव मैंने शुरू किए हैं। आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि आपने यूथ कांग्रेस के थ्रू अपने करियर की शुरुआत की, तो एक अलग तरह की पहचान और ग्रास रूट लेवल से जुड़ने का आपको मौका मिला? बिल्कुल मौका मिला है, इसमें कोई दो नहीं, क्योंकि मेरे परिवार से कोई व्यक्ति राजनीति में पूर्व राजनीति में नहीं था। तो छात्र जीवन से जब एक राजनीति से जुड़ने का मौका मिला तो निश्चित तौर पे वो सारे अनुभव मैंने लिए हैं जो एक आदमी को शुरुआत के तौर पे। परिवार से कोई राजनीति में नहीं था, फिर भी आप राजनीति में आए और आज एक अच्छा मुकाम भी आपने हासिल कर लिया। क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? स्ट्रैटेजी कुछ नहीं रही। जब भी कभी कोई ज्वलंत समस्या छात्र जीवन के अंदर आती थी तो निश्चित तौर पे मेरा मन करता था कि इसका समाधान होना चाहिए, और जो आदमी डिजर्विंग है उसको उसका हक मिलना चाहिए। आपको लगता है कि आज के दौर की राजनीति में जो डिजर्विंग है उसे उसका हक मिलता है? मिलता है, प्रोवाइडेड वन मेक सिंसियर एफर्ट। मुझे तो नहीं लगता। आपको नहीं लगता राजनीति थोड़ी बदल गई है? नहीं, देखिए ये समय के अनुसार सब कुछ बदलता है, मौसम बदलता है, राजनीति भी बदल सकती है। यानी कि मौसम के साथ साथ राजनीति और नेता भी बदल जाते हैं? नेता नहीं बदलते, बट हालात बदल जाते हैं। तो हालात नेता को बदल देते हैं? वो निर्भर करता है कि कौन नेता किन हालातों में, किन परिस्थितियों में जूझ करके उसका समाधान कर सकता है। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की यहाँ पर कि बदलते हालात, बदलते मौसम में राजनीति भी बदल जाती है और नेता भी कई बार बदल जाते हैं, क्योंकि हालात ऐसे होते हैं। आप ही के पार्टी के कदावर नेता इस तरह के जो बयान दे रहे हैं, आपको लगता है, चौधरी वीरेंद्र की बात कर रही हूँ, कि हालातों ने या मौसम ने उन्हें बदल दिया? देखिए, वो प्रदेश के एक राज्य स्तरीय नेता हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। वो किन विचारों के साथ में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, इसका जवाब तो वीरेंद्र सिंह जी दे सकते हैं।
नहीं, बिल्कुल वो दे सकते हैं, क्योंकि आप भी उसी पार्टी से हैं। बात हम हरियाणा अगर कांग्रेस की करते हैं और हरियाणा कांग्रेस की राजनीति की करते हैं, चुनाव आने वाले हैं, इस तरह की बातें अगर पार्टी में होती हैं और एक बड़े कदावर नेता इस तरह की बात करता है तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं एक मैसेज तो ज़रूर लोगों में जाता है। नहीं, मैसेज जाता है, लेकिन किन परिस्थितियों में उन्होंने ये विचार व्यक्त किए हैं ये मैंने बताया आपको, सिर्फ उसका जवाब वही दे सकते हैं। आप कुछ खुलकर नहीं कहना चाहते? नहीं, और खुल बचना के चाहते कहने हैं? की नहीं, बचने की बात नहीं है। हाँ। सच्चाई की बात ये, कई बार शब्दों को ट्विस्ट किया जाता है और बाद में जैसा कि उन्होंने कहा कि भी मैंने इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया, तो वो मैं समझता हूँ कि वो ठीक है। अगर इस तरह का प्रयोग कोई बात की है और कोई बात आई है तो वो किन परिस्थितियों में आई है, उसके लिए इज द बेस्ट जज। आपको नहीं लगता कि ये भी मौसम के साथ बदलने वाली बात हो जाती है? नेता बयान देते हैं, फिर कह दिया जाता है कि हमने ये शब्द ही नहीं कहे, फिर बदल जाओ। नहीं, सब जगह ऐसा नहीं होता। हाँ। कई बार हालातवश आदमी कुछ शब्दों का उच्चारण कर देता है, लेकिन जब सुनर और लेटर जब इस बात का वाक्य में अर्थ पूछा जाता है तो उसका पता लगता है कि उसका अर्थ ये नहीं, कुछ और अर्थ था। चलिए आपकी बात करते हैं। जब आपने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की और आज, दोनों वक्त में राजनीति कितनी बदल गई है, किस तरह से सोचते हैं? देखिए, राजनीति पहले और अब में इतनी ही बदली है क्योंकि अब लोग ज़्यादा जागरूक हुए हैं और उस जागरूकता के साथ में जो भी जनसेवक हैं उनकी सीमाएं और उनकी जिम्मेवारियां और बढ़ गई हैं। और उन बढ़े हुए जिम्मेवारियों के साथ में आज किसी भी राजनेता के लिए अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसे अपने क्षेत्र के विकास के अलावा प्रदेश के विकास और देश के विकास के बारे में भी निश्चित तौर पे सोचना होगा। एक समय था जिस समय हमारे पास ज़्यादा संसाधन नहीं थे, विकास की बातें नहीं होती थी और पुराने समय में राजनीतिक जो राजनेता थे उनके प्रभाव से लोग वोट करते थे। लेकिन आज लोग काम को देखते हैं और काम को प्राथमिकता देकर के विकास की बात को मद्देनजर रख करके अपना फैसला करते हैं। तो निश्चित तौर पे आज की हालात में राजनीतिक में ये एक नया बदलाव है जो लोग विकास की तरफ चले। आपने बात विकास की है तो बात विकास की करते हैं। हरियाणा में सरकार बहुत दावे करती है विकास की बातें होती हैं, लेकिन अपने ही लोग जब इस पर सवाल उठाते हैं तो क्या कहेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता। मैं इतना कह सकता हूँ कि किसी भी चीज़ की तुलना इस वक्त के हालात पर की जाती है। मैं 8.5 साल पहले के जो पूर्व सरकारें थी उनका और वर्तमान में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व के अंदर जो सरकार है उसका अगर आप तुलनात्मक दृष्टि से कोई कंपैरिजन करेंगे तो निश्चित तौर पे आप एक मकसद पर पहुंचेंगे, एक लक्ष्य पर पहुंचेंगे कि 8.5 साल में जो विकास के कार्य हुए हैं, इतने कार्य मैं समझता हूँ पिछले 40 साल में भी नहीं हुए। और आज जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जिस दिन सत्ता संभाली थी तो पहले दिन ही सदन के पटल के ऊपर कहा था कि हरियाणा के लोगों, मेरे लिए ये सत्ता कोई ताज नहीं है बल्कि कांटों की एक सेज है। मैं चाहता हूँ इस प्रदेश का मुख्यमंत्री न बन करके इस प्रदेश का एक मुख्य सेवक बन के आपकी सेवा करूँ और हरियाणा को नंबर 1 बना सकूँ, ये मेरा एक सौपन है। उन्होंने कहा और आप उसी नजर से देखते हैं, और वही हम हो रहा भी है। उन्होंने किया भी है, उसमें बड़े सजग प्रयास तो किए फिर हैं। ऐसा क्यों आज है आप कि देखिए- आपके अपने ही परिवार के लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा, वो कुछ और ही बात कर रहे हैं? देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ, आज जो बातें कही जा रही हैं कि दक्षिणी हरियाणा के आप जिस तरफ उंगली करना चाह रहे हैं वो मैं बता देता हूँ कि दक्षिणी हरियाणा के विकास के अंदर उन्होंने कहा कि शायद यहाँ कार्य नहीं हुआ। तो मैं तो इतना कह सकता हूँ कि आज दक्षिणी हरियाणा के अंदर जितने कार्य हुए हैं इतने शायद किसी क्षेत्र में हुए हों। मेरा क्षेत्र महेंद्रगढ़, जिसे बहुत पिछड़ा कहा जाता है और कहा जाता था कि पहले जब भी किसी कर्मचारी अधिकारी का स्थानांतरण भी किया जाता था तो ये कह के किया जाता था या तो आप काम ठीक करें वरना आपका तबादला महेंद्रगढ़ और मेवात कर दिया जाएगा। ये एक पिछड़ेपन की एक निशानी थी। लेकिन आज मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वो सब बातें बदल चुकी हैं। मेरे क्षेत्र में जहाँ पर बीएड कॉलेज कोई नहीं था, 3 जिले थे हमारे यहाँ पर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, इन 3 जिलों में 3 बीएड कॉलेज नहीं थे। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 3 बीएड कॉलेज नहीं, 3 ऐसे विश्वविद्यालय खोले हैं। एक जो राज्य स्तरीय है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय जो नीरपुर में खोला है रेवाड़ी के अंदर, एक राष्ट्र स्तरीय है जो मेरे क्षेत्र के अंदर खोला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय है एक रक्षा विश्वविद्यालय जो उन्होंने बिनोला गुड़गांव के अंदर खोला है। उसके बाद ये इलाका सैनिक बाहुल्य और किसानों का रहा है। यहाँ का किसान बड़ा परिश्रमी है जो धरती के सूखी धरती का सीना चीर करके अनाज पैदा करने की क्षमता रखता है। वहीं यहाँ का जवान भी बहुत प्रतिभाशाली है और जवान बड़े हौसले वाला है।
जिन्होंने हमेशा देश की जंगे आज़ादी से लेकर के आज तक के इतिहास में अपने प्राणों की आहुति तो दे आपका करके कहना है कि इस इलाके में जितना विकास अब हुआ पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन अगर हम आपने एजुकेशन की ही बात की, क्योंकि आपके पास वो डिपार्टमेंट भी एजुकेशन का है, अगर हम प्रैक्टिकल बातें करें, ठीक है एजुकेशन हब बनाने की हरियाणा को कोशिश की जा रही है, बड़े बड़े विश्वविद्यालय बना दिए, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो वहाँ तो हालात काफ़ी बद से बदतर हैं। ऐसे बहुत से स्कूलों हैं जहाँ पर बच्चों को किताबें नहीं मिली, ऐसे बहुत से स्कूल हैं जो इतने बदहाल खस्ता हालात में चल रहे हैं, उनके बारे में क्या? हमने एक रैशनलाइजेशन का प्रोग्राम चलाया। उस रैशनलाइजेशन में जहाँ अध्यापकों की कमी थी उस जगह अध्यापकों की पूर्ति की गई, और जहाँ पर बीपीएल और दलित परिवार के जो लोग थे, जो आर्थिक स्थिति की वजह से शिक्षा प्राप्त करने में अक्षम थे, उन लोगों को सरकार ने एक नायाब तोहफा दे करके, जो पहली बार हरियाणा में नहीं हिंदुस्तान में पहली बार हरियाणा ने दिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने, कि आप पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक उन बच्चों को स्टाइफंड दिया जाएगा। हमारी जो बहनें हैं जो दूसरे गांव में जाती है शिक्षा के लिए, कहा जाता है कि जब एक बहन पढ़ती है तो 2 परिवार पढ़ते हैं, उनको जाने के लिए वहाँ साइकिल तक की मुहैया हमने कराया है, यूनिफॉर्म हमने दी है, किताबें भी उनको हमने दी हैं। अगर कहीं किताबें नहीं मिली हैं और नहीं पहुँची है, उसके क्या कारण रहे, उसके खिलाफ अगर किसी अधिकारी का कोई रोल है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, और सरकार का पूरा प्रयास। कितनी लेट किताबें पहुंची हैं ये आप भी जानते हैं, शिक्षा मंत्री इसको एक्सेप्ट कर चुकी हैं, गीता बुक्कुल खुद मानती हैं कि कमियां हैं, और उसके बावजूद हम ये कह रहे हैं कि हम एजुकेशन हब बना रहे हैं, हम बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। अगर प्राइमरी एजुकेशन, एक बात बताइए, अगर प्राइमरी एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, अगर बेस अच्छा नहीं होगा, फाउंडेशन अच्छी नहीं होगी, तो बिल्डिंग कैसे अच्छी बनेगी? बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से, इसीलिए हमने बेस को ठीक करने का प्रयास बेस हुआ किया। कहाँ है ठीक? आप मुझे ये बताइए, हो रहा है। अगर बच्चों को किताबें नहीं मिलती हैं, उनका भविष्य वहाँ खराब हो रहा है, उनकी पढ़ाई सफ़र हो रही है, अगर वो इन बेसिक सुविधाएं अगर स्कूलों में नहीं है, अच्छी बिल्डिंग्स नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, बेंच नहीं है, बच्चे नीचे बैठ के इस तरह से पढ़ रहे हैं, क्या उसकी तरफ कोई सरकार ने बेंच खरीदने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है, जिनके बाकायदा टेंडर करके बेंचों को उपलब्ध कराया गया है। पानी पीने के लिए जो व्यवस्थाएं थी हर स्कूल के अंदर की गई हैं, यहाँ तक कि बच्चों को एक स्वच्छ रखने के लिए और उनकी जो मूलभूत सुविधाएं उनको प्रदान करने के लिए हमने शौचालय तक अलग अलग बच्चों और बच्चियों के लिए उपलब्ध कराए हैं। तो ये नहीं कह सकते कि आप प्राइमरी पर सरकार का ध्यान नहीं है, सरकार का ध्यान बहुत ज़्यादा है, प्राइमरी से लेकर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक की जो शिक्षा है उसके ऊपर हमने ध्यान किया। मानते हैं बहुत शिलान्यास हुए हैं, मानते हैं कि शिक्षा में बहुत ज़्यादा आगे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का जो है आरंभ किया गया, लेकिन अगर बेसिक अमेनिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ बच्चों के पास उपलब्ध नहीं है तो फिर क्या होगा? ऐसे भी स्कूल हैं मिस्टर राव जहां पर बच्चे, एक ऐसा स्कूल आपको बताती हूं जो बिल्कुल शमशान घाट के साथ चल रहा है। अब आप बताइए, अगर बच्चे वहां जाकर बैठकर पढ़ेंगे जहां एक ज़िंदगी ख़त्म होती है, वहां पर बच्चे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ये जस्टिफाइड है? नहीं, अगर इस तरह की कोई बात आई है और उस पंचायत ने अगर सरकार के किसी भी नोटिस के अंदर ये बात रखी है तो निश्चित तौर पे उसको अल्टरनेटिव प्लेस दे करके। हमने वहाँ के इंस्टीट्यूशन वालों से बात की, उन्होंने कहा कि हम बहुत बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और बच्चे वहीं पर ऐसे पढ़ रहे हैं, और इतनी स्मेल आती है वहाँ पर जब मुर्दे जलाए जाते हैं और बच्चे उसी माहौल में बैठकर पढ़ने को तैयार हैं। नहीं, अगर इस तरह की कोई बात है तो आज तक मेरी नॉलेज में ये बात नहीं आई है, और मैं निश्चित तौर पे आपने जो कोई बात मेरे संज्ञान में ला कर के दी है तो इसके ऊपर मैं खुद भी देखूंगा, माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी और मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे उसको अल्टरनेटिव प्लेस दे करके एक एम्बियंस, एक माहौल हम उन बच्चों को ऐसा दें जहाँ पर वो अपनी अच्छी पढ़ाई कर सकें। बात हम एजुकेशन की ही कर रहे हैं, ऐसे बहुत से टीचर्स हैं जो अभी मतलब जहाँ पर वैकेंसीज हैं और उनको भर्ती नहीं किया गया है, फिर हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बात करते हैं। नहीं, देखिए, भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये देखा कि हमारे पास बहुत से टीचर्स की अभी नियुक्ति बाकी है, उनके लिए एक टीचर भर्ती बोर्ड अलग बनाया गया है, जिन्होंने बहुत सारे सिलेक्शन किए हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ अभी भी जारी हैं और बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं, लेकिन 1-2 जगह न्यायालय ने उनको रोका है, उनकी वजह से आज भी वो विचारणीय है, और मैं समझता हूँ बहुत जल्द उसका फैसला हो जाएगा। तो बहुत सारे जो अध्यापक हैं जिनकी आज तक कमी है उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी बहुत जल्द। आपको लगता है दावे तो हम बहुत करते हैं, कहीं ना कहीं दावे खोखले भी साबित होते हैं, और अगर उम्मीदें पूरी ना हो तो फिर और ख़ास तौर पे देखिए, बड़े बड़े दावे हर सरकार करती है, मानते हैं, और बड़े बड़े उद्घाटन भी बहुत होते हैं, शिलान्यास भी रखे जाते हैं, लेकिन जब तक हम लोगों को बेसिक सुविधाएं नहीं देंगे, भले ही वो हेल्थ की हो, एजुकेशन की हो या रोड की हो, तो मुझे लगता है कि विकास को हम किस तरह से नापेंगे?
देखिए, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मैं इतना कह सकता हूँ, आप गुड़गांव में बैठे हैं, आज गुड़गांव से मेट्रो जुड़ी है तो किस समय पे जुड़ी? तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में जुड़ी। गुड़गांव से फरीदाबाद का एक्सप्रेस वे बना तो कब बना? तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में बना। दिल्ली से फरीदाबाद को, बल्लभगढ़ को अगर मेट्रो से जोड़ा जा रहा है तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में जा रहा है। दिल्ली से बहादुरगढ़ में जोड़ा जा रहा है एनसीआर में तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में। और अलवर से दिल्ली RRTS जो रैपिड रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसमें अगर किसी को इंक्लूड किया है तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में। हमारे यहाँ पर 71B जो बावल से लेकर के आपका पानीपत होता हुआ चंडीगढ़ को रास्ता जाएगा, आज जाके देख सकते हैं, जिसका 95% जो है कार्य पूरा हो चुका है, वो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में। और हम तो सौभाग्यशाली हैं इस बात के लिए कि हमारा ये जो क्षेत्र है, जो राजस्थान से लेकर के पंजाब और कश्मीर तक जोड़ने वाला है, वो कोटपुतली से लेकर के और चंडीगढ़ जाने वाला रास्ता है, जिस पर एक सुपर एक्सप्रेस वे बनाने के लिए सरकार ने ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया है और एक IVR शेल कंपनी को उसका टेंडर दे दिया है। मैं समझता हूँ कि आज क्वेरीज यानी पत्थर की कमी की वजह से वो काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। बहुत जल्द जो भी टेंडर जिसके भी हक में गया है वो उसका प्रबंध कर लेगा और एक सुपर एक्सप्रेस वे कोटपुतली से लेकर के वाया भिवानी, महेंद्रगढ़, नारनौल और आपके चंडीगढ़ वाले रास्ते में जुड़ जाएगा। तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के नाम से उस एरिए को हम जानना चाहते हैं। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे पूरे हरियाणा के अंदर इस तरह से हम आपस में जोड़ लेंगे। DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वो भी हमारे दक्षिणी हरियाणा से होकर के गुजरेगा, जो भिवाड़ी से होकर के बावल और फिर नीम राणा राजस्थान से होता हुआ बड़ौदा और बॉम्बे को जाएगा, जिससे थीम सिटीज़ भी उस रोड पर आएंगे, उस रेलवे ट्रैक पर आएंगे और यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, जिसकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है कि हरियाणा पहले अब तक कृषि प्रधान प्रदेश रहा है, लेकिन अब उसको औद्योगिक रूप से भी जिस तरह से इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आया है, उसको अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पे हरियाणा तरक्की की तरफ है। आज इन्वेस्टमेंट के नाम पर हिंदुस्तान के अंदर 1 नंबर पे कोई प्रदेश है तो हरियाणा है। पर कैपिटा इनकम में गोवा के बाद अगर कोई दूसरा प्रदेश है तो हरियाणा है। ये सारी उपलब्धियां जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम पे हैं, जहाँ एक मेडिकल कॉलेज रोहतक में होता था, आज 5-5 मेडिकल कॉलेज इस प्रदेश के अंदर आ गए हैं। वहीं पर अगर मैं मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करूंगी तो फिर शायद मुद्दा बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर डॉक्टरों की भारी कमी है, बद से बदतर हालात हॉस्पिटल्स के अंदर हैं। हम बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूर बात करते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर्स लोगों को अटेंड करने के लिए नहीं है तो फिर हम कौन से डेवलपमेंट की बातें करते हैं। खैर, इस पर मेरी हेल्थ मिनिस्टर से बात हो चुकी है, लेकिन आपसे जो जानना चाहती हूँ वो ये है, आपने अपने एरिया के विकास की अगर हम बात करें, मेवात की आप बात कर रहे हैं, आज भी वहाँ पानी की बड़ी किल्लत है, आज भी पानी एक बहुत बड़ा समस्या है वहाँ। देखिए, मैं समझता हूँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इसके पीछे 2 कारण रहे। एक तो SYL का मुद्दा जो सालों साल से चला आ रहा है, वो आज भी न्यायालय में लंबित है। दूसरा, हांसी बुटाना लिंक नहर। माननीय मुख्यमंत्री जी की नीयत बहुत स्पष्ट है कि जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी उसी दिन कहा कि मैं हरियाणा के एक एक बूंद पर सबका समान अधिकार है, और उस अधिकार को बराबर मानते हुए 360 करोड़ रुपए 2005 में उन्होंने लगा करके 95% नहर का कार्य पूरा किया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की नीति और नीयत दोनों बहुत सही हैं। लेकिन जब हम बात पानी की करते हैं, आपने बताया कि SYL का एक कैनाल का बहुत बड़ा इशू है, लेकिन उसके बावजूद अभी क्या किया गया है? क्योंकि कई बार ऐसा भी ऑब्जर्वर्स मानते हैं, जानकार मानते हैं कि पानी की समस्या को वहाँ नेता खत्म ही नहीं होने देना चाहते, क्योंकि इलेक्शन में वो एक बहुत बड़ा इशू होता है, मुद्दा होता है वोट्स को गेन करने का, क्योंकि उस वक्त बहुत वादे किए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा को मैं कह सकता हूँ कि उनकी नीति और नीयत बिल्कुल सत्य है। अगर इसमें कहीं कोई रुकावट है तो उन नेताओं की है जो नहीं चाहते कि इस क्षेत्र में पानी आया जाए, जो न्यायालय में जाकर के उन लोगों ने एक अवरोध डालने का प्रयास किया है। तो मैं समझता हूँ जैसे न्यायालय से फैसला होगा कि इस इलाके की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, तो पानी भी हमारे यहाँ खेत तक आएगा। और हमें पूरा विश्वास है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रयासों से जिस तरह न्यायालय में वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे खेतों को भी नीला पानी उनके राज्य में अवश्य मिलेगा। आपने कहा वो नेता, किस तरफ इशारा कर रहे हैं? जो विपक्ष के नेता, जिन लोगों को नहीं भाता कि हमारे क्षेत्र के अंदर पानी आए, जो उधर तो कहते हैं पानी जाने नहीं देंगे, इधर कहते हैं पानी आने नहीं देंगे, तो वो उन लोगों को सोचना है कि पानी कहाँ जाए कहाँ आए। हमारा इलाका, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि किसान बड़ा परिश्रमी है। यहाँ के किसान के साथ में जवान बड़ा दिलेर है, जिसने हमेशा इस देश के इतिहास में चाहे कोई युद्ध रहा हो, चाहे कारगिल रहा हो, चाहे 65-62 की चाइना की लड़ाई रही हो,
चाहे वो देश की जंग आज़ादी रही हो, अपने खून से इतिहास लिखा है। और इसीलिए सरकार ने भी, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी हमारी 25 साल पुरानी एक मांग जो सैनिक स्कूल की थी, जो 2 रक्षा मंत्रियों ने 2 जगह घोषित की, एक जॉर्ज फर्नांडीज ने जिन्होंने मातन हिल में घोषणा की, और एक पीवी नरसिम्हा राव जी ने जहाँ पाली गोठड़ा में की। तो हम आभारी हैं चौबे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, जिन्होंने इस इलाके की भावनाओं को समझते हुए हमारे इलाके में पाली गोठड़ा में 25 करोड़ रुपए भी दिए उसके विकास के लिए, और 10 एकड़ ज़मीन भी दी, और आज वो स्कूल जो है ना कार्य। चलिए बात करते हैं, एक बार फिर से चुनाव आने वाले हैं, हरियाणा की राजनीति को आज कहाँ देखते हैं? हरियाणा की राजनीति में एक निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि तीसरी बार चौबे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व के अंदर सरकार बनेगी, और यहाँ कांग्रेस का ग्राफ पहले था उससे ऊपर रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी जो अभी मतभेद चल रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? मतभेद, दो गुट बटे हुए। देखिए, मतभेद हैं, मनभेद नहीं है। और प्रजातंत्र में अगर मतभेद होते हैं तो उनसे मंथन से कुछ न कुछ अच्छी बातें उभर के आती हैं। कितनी बार मंथन हो चुका, कितनी बार आपके प्रभारी आ चुके, कितनी बार 10 जनपद तक बातें पहुंच चुकी, और कितनी बार ये मीटिंग्स हो चुकी, लेकिन उसके बाद मतभेद तो मनभेदों में बदलते जा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि हमारे नेता देश की एक है सोनिया गांधी जी, हमारे युवा नेता एक है राहुल गांधी जी, और प्रदेश में हमारे नेता एक हैं चौबे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। आप बहुत सफाई से बातों को बदल देते हैं, कुछ कहना नहीं चाहते, बहुत बचना चाहते हैं, तो एक ट्रू पॉलिटिशियन की तरह आप ज़रूर बात करते हैं। लेकिन फिर भी जहाँ पर चौधरी बीरेंद्र, शैलजा, ऐसे बहुत से लोग हैं, ईश्वर सिंह अलग तरह का राग आलापते हैं और क्लियर इंडिकेशन देते हैं कि पार्टी में 2 ग्रुप हैं, तो बताइए वहाँ पर किस तरह? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि जब हमारा नेता एक है, पार्टी एक है, विचारों में भिन्नता हो सकती है। विचारों में भिन्नता माँ और बेटे की हो सकती है, बाप और बेटे की हो सकती है। पार्टी में होना तो एक स्वस्थ परंपरा है। वो जो विचार रखते हैं आप उनसे सहमत हैं कि कहीं विकास हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा? देखिए, अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कहता हूँ ये ठीक है, हो सकता है कि आप कहें कि ये ठीक नहीं है। चलिए, आप मानते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो गलत है या सही? वो अपने अपने व्यक्तिगत विचार हैं उनके। आप कमेंट करने से बचना चाहते हैं? कमेंट करने की बात नहीं है, उन्होंने कोई बात ऐसी कंट्रोवर्शियल कही नहीं है। उन्होंने अपने कंट्रोवर्शियल कही, उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में विकास नहीं हो रहा, भेदभाव हो रहा है। विकास पूरे हरियाणा में समान हुआ है। मेरी जो अपनी नॉलेज है वो ये है कि पूरे हरियाणा में समान विकास हुआ है। चौबे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बड़ी निष्पक्षता से पूरे हरियाणा के अंदर समान विकास किया है। चलिए, एक बात और उठती है कि पार्टी अध्यक्ष को बदला जाना चाहिए क्योंकि पार्टी को कहीं कमजोर कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ एक बड़ी स्मूथ सेलिंग है हरियाणा के अंदर। आज संगठन और सरकार की, पार्टी के अध्यक्ष को बदलना ना बदलना ये तो माननीय सोनिया जी का फैसला है। जो फैसला कर देंगे हम सबको स्वीकार होगा। अगर वो चाहेंगे कि ये कंटिन्यू करें तो हमारे लिए सर्वोपरि हैं, अगर वो चाहेंगे बदलना तो हम उसको स्वीकार करेंगे। मांग उठ रही है वो जायज़ है या नाजायज़? देखिए, जहाँ तक मांग का सवाल आता है, मांग तो हर समय पे उठती रहती है। फैसला आप क्या करते हैं? आप किस तरफ है, इधर या उधर? मैं सरकार और संगठन की एकता के साथ हूँ। जहाँ सरकार और संगठन में एकता है। कहाँ है? बिल्कुल एक ग्रुप कह रहा है इन्हें बदल दीजिए, एक ग्रुप कह रहा है नहीं बदलिए। कोई बात नहीं, वो अपनी, मैंने बताया, व्यक्तिगत विचारों की अभिव्यक्ति है, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आज फूलचंद मुराना जी पूरे प्रदेश के अंदर दौरा करके आए हैं। सरकार जहाँ दौरे करने जाते हैं वहाँ कार्यकर्ताओं का रोष भी उन्हें सहना पड़ता है। वो अलग बात है कि मैंने बताया, जब तक मंथन नहीं होता मक्खन नहीं आता। विचारों में भिन्नता होना कोई बात नहीं है, मनभेद हमारा नहीं है। कितना मक्खन निकालेंगे? जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो लस्सी की तरह उन्हें निचोड़ा जा रहा है। हरियाणा में मक्खन बहुत है, मैं इतना कह सकता हूँ। आप देखेंगे हरियाणा में बहुत मक्खन है। चलिए, और चौबे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो काम किया है वो वाकई में सराहनीय है। और हमारे भाई इसलिए कहते हैं क्योंकि कहा जाता है कि आप हुड्डा जी के करीबी हैं। मेहरबानियां कुछ ज्यादा है, मेहरबानियों का हक अदा कर रहे हैं क्या? देखिए, जहाँ तक इसीलिए आपकी बातों में मक्खन ज्यादा दिखाई दे रहा है। नहीं, करीबी की बात यह है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर इंसान के करीबी हैं। वो एक अच्छे राजनेता और एक अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए उनको सबसे प्यार है। इसलिए मेरे कहने की बात नहीं है। बहुत लोग तो नहीं मानते, बहुत लोग तो यही कहते हैं वन मैन पार्टी शो कर रहे हैं। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि आज जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सौभाग्यशाली हैं, आप पर कृपा है, दूसरे नहीं है क्योंकि उन पर कृपा नहीं है। ऐसा नहीं है। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बेटे भाई दीपेंद्र जी, मैं कहता हूँ उनसे भी बेहतरीन किस्म के एक नौजवान साथी हैं। वरना तो इतनी युवा अवस्था के अंदर पहले भी आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन जिस तरह से उस व्यक्ति ने राजनीति को यहाँ आने के बाद, जो कहाँ अमेरिका में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहा था वहाँ, लेकिन राव इंदर जी जिन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया, तो फिर वो क्या था? वो भी तो मनभेदी थे।
नहीं, राव इंद्रजीत सिंह जी ने जो फैसला लिया है वो अपने विचारों में वो खुद बताएं कि उन्होंने क्यों फैसला लिया। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, क्योंकि मैं 15 साल राव इंद्रजीत सिंह जी के साथ भी रहा हूं, कि उनका और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का एक अटूट रिश्ता था। ये क्लास फेलो भी हैं, दोस्त भी हैं। अटूट रिश्ते में यहाँ कौन गया विलन बन के? सुनो, विलन कोई नहीं है। विचारों में भिन्नता हो सकती है, विलन कोई नहीं है। उन्होंने आज भी उनसे उसी तरह से मान सम्मान दिया है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और हमेशा कहा है कि राव इंद्रजीत सिंह मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो हैं। मुझे नहीं लगता कि उनकी तरफ से कोई बात आई है। अब वो क्या बात आई है ये तो राव इंद्रजीत सिंह बता सकते हैं कि उनकी कमाल है, भिन्नता किस इतने तरह से लोग बागी स्वर में बात करते हैं। आप कहते हैं कि कहीं कोई विभिन्नता नहीं है, कहीं कोई ग्रुप नहीं है। कई विधायक, राजपाल भुगड़ी, नरेश सेलवाल, बलबीर पाल शाह, गिनाने बैठे हो तो नामों की लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है। शैलजा, ईश्वर सिंह, चौधरी बीरेंद्र, राव इंद्रजीत, इतने लोग इस बात पे यही एक स्वस्थ परंपरा है कांग्रेस की, जो हर व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है। अगर यही कोई रीजनल पार्टी होती तो आप देखें उन रीजनल पार्टीज में क्या कोई स्वर उठा सकता है? इन सारी बातों के बावजूद क्या आपको लगता है इन सब बातों से पार्टी कमजोर होती है? देखिए, पार्टी का कमजोरी का सवाल नहीं है। पार्टी में अगर कई बार गलतियां होती हैं और उनको कोई अंकित करता है तो उनका सुधार किया जाता है। और चलो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अगर कोई लोगों में गलत संदेश जरूर जाता है। नहीं, गलत संदेश तब जाता हो जब वाकई में सच्चाई इस तरह से हो। अगर सच्चाई है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उसको मानते हैं और निश्चित तौर पे उस समस्या का समाधान भी करके देते हैं, जिससे आम आदमी के जनजीवन में किसी तरह की परेशानी ना हो। कोई आज तो हम पार्टी की बात करते हैं, मैं ये कहता हूँ कोई विपक्ष का आदमी भी अगर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विपक्ष का विधायक भी बता देता है कि ये मेरी रोड ख़राब है, गली ख़राब है, मेरे यहाँ स्कूल में प्रॉब्लम है, तो मैंने देखा है उनको कि निश्चित तौर पे वो उसकी भी ठीक करने का प्रयास करते हैं। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि इस बार आप जहाँ से किरण और श्रुति हैं वहाँ से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस तरह की बातें भी आ रही हैं। नहीं, मेरा क्षेत्र महेंद्रगढ़ है। मैं तो अपने पुराने क्षेत्र महेंद्रगढ़ से ही चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि उन लोगों का पूरा प्यार, प्रेम, सहयोग मेरे साथ रहा है और मैं तो आभारी हूं। खबरें तो ऐसी नहीं है कि उनके साथ आपके टर्म्स ऐसे हैं, खबरें तो ऐसी हैं कि कहीं ना कहीं मतभेद वहाँ भी है, अगर आप मनभेद ना कहना चाहें। नहीं, मनभेद तो है ही नहीं। मतभेद कहीं हो भी सकता है, कोई बात हो, कोई इश्यू हो, उसमें मतभेद हो सकता है, बाकी मनभेद हमारा नहीं है। आज श्रुति हमारी सांसद है और किरण एक हमारे कुलीग हैं जो मंत्री हैं। आप वहाँ से लड़ना चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं लड़ना चाहता। मैं अपने क्षेत्र महेंद्रगढ़ से लड़ना चाहता हूँ। मेरा क्षेत्र महेंद्रगढ़ है। मेरा प्यार प्रेम उन लोगों से है। मुझे जो कुछ दिया है आज तक महेंद्रगढ़ के लोगों ने दिया है और मैं अपने जीवन में उनको कभी नहीं भुला पाऊंगा। मैं उनका ऋणी अपने आप को मानता हूँ। ऐसे भी आरोप लगते रहे हैं कि भू माफिया को लेकर, लैंड ग्रैबिंग को लेकर इस तरह की खबरें उठती रही, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और विशेष तौर पे जो लोग ये आरोप लगाते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। उनका काम है झूठ बोलना। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि बीजेपी यानी बहुत झूठी पार्टी, उनके पास कोई इशू नहीं है। वो हमेशा एक ही बात कहेंगे। वो जो गणेश जी को दूध पिलाने की बात करते हैं, आप सच्चाई जान सकते हैं कि गणेश जी कभी पत्थर की मूर्ति, कभी दूध नहीं पीती, लेकिन उन लोगों ने प्रयास किया उसको चलाने का। आज तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के किए हुए कामों से, उनके दिए हुए विकास से इतनी बड़ी एक प्रदेश के अंदर शांति है और उनके लोगों के भाव अच्छे हैं, वो उनको हजम नहीं हो रहा, और इसलिए वो इस तरह की बातें हैं जो। अच्छा, आपने बीजेपी को तो कह दिया बहुत झूठी पार्टी है, तो रामविलास शर्मा उनके बारे में भी व्याख्या कर दे। काफी बार हरा चुके हैं। मैं नाम विशेष, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहना चाहता। वो मेरे राजनीति में विरोधी हो सकते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत विरोध उनके खिलाफ कोई नहीं है। अच्छा, तो विपक्ष की क्या भूमिका अभी देखते हैं आने वाले चुनाव में? विपक्ष की भूमिका तो देखिए, सरकार फिर कांग्रेस की बनेगी, फिर विपक्ष के लोग। मैं तो कहता हूँ विपक्ष मजबूत रहना चाहिए। महागठबंधन की बातें हो रही हैं, कुछ फर्क पड़ेगा? इनेलो बीजेपी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोग आज काम पर वोट देंगे, उनके व्यवहार पर वोट देंगे, उनके विजन पर वोट देंगे, उनके विकास पर वोट देंगे। तो कोई आए राजनीति में, वो इस बात की तो चिंता रहती नहीं कि आपके विपक्ष में कौन लड़ेगा, लेकिन ये चिंता जरूर रहती है कि आपको जरूर लड़ना है। और आपको लड़ना है तो किन मुद्दों पर लड़ना है, किस तरह से लड़ना है। आज मैं ये कहता हूँ, मेरे क्षेत्र के अंदर अगर आपको दान सिंह से अच्छा मिलता है तो उसको वोट दे दें। मेरी कोई ऐसे मतलब ऐसा है, कोई मेरा बहुत एकाधिकार नहीं है कि दान सिंह को ही वोट दें। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति इस इलाके के अंदर अब तक दान सिंह से बेहतर है या आपको लगता है हो जाएगा, उसको वोट दे दें। ये तो प्रजातंत्र है, हर आदमी को अपने वोट देने का मत है, उनका अधिकार है। चलिए, फिर आने वाले चुनाव को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटेजी है और आप किन मुद्दों को लेकर लोगों के पास जाएंगे? हम लोगों के पास जाएंगे विकास को लेकर के, और हम एक बात कहेंगे उनको कि हमने जो 8.5 साल में कार्य किए हैं,
जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो विकास के कार्य किए हैं उनको आप एक तराजू में रख लें। बाकी पूरे हरियाणा के जो विकास के कार्य हुए हैं तो नहीं हुए हैं, तो उन्होंने जो उपलब्धियां की हैं उनको आप एक तराजू में रख लें, और वक्त की तराजू में सब कुछ तुलता है। हिंदुस्तान के अंदर प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की है। जनता ये फैसला कर दे 8.5 साल भारी हैं या पिछले 37 साल भारी हैं, निश्चित तौर पर उसका परिणाम आपके सामने आ जाएगा। 38 साल का इतिहास जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दोबारा सरकार स्थापित करके तोड़ा है, और मैं ये कहता हूँ 38 साल नहीं, ये अगले 50 साल का इतिहास तीसरी बार सरकार बना के तोड़ेंगे, तो लोगों का विचार उसमें आ जाएगा। चलिए बेहतर, खुद के लिए आने वाले वक्त में राजनीति में क्या देखते हैं? खुद के लिए ये देखते हैं कि जिस जन सेवा के लिए मुझे लोगों ने मतदान किया था, मैं 4 साल और 364 दिन उनके आदेश से चलूँगा। एक दिन उनसे निवेदन करूँगा, अगर उनको लगता है कि दान सिंह ने 4 साल 364 दिन में